आप युवा हैं, राहुल गांधी रोजगार देने की बात कर रहे हैं, रोजगार नहीं अच्छी लगती? देखिए, रोजगार तो वो तब देते जब उनके पास सत्ता थी। आज भारत में हर एक क्षेत्र में रोजगार के अवसर हैं और प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा से आज भारत ने हर एक क्षेत्र में ऊंचाई पर जाने के लिए लगातार प्रयासरत है और भारत का युवा आज सृजन कर रहा है। आज ऐसा क्या हो रहा है बताएंगे खास? आज आप देखिएगा स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो पहले 10 से कम एम्स हुआ करते थे, आज उनकी संख्या 20 से 25 से ज़्यादा है। पहले जो यूनिवर्सिटी हुआ करती थी 400 के लगभग, आज वो 1100 प्लस यूनिवर्सिटी हैं। पहले जो 70 से 75 एयरपोर्ट्स थे 1947 से लेकर 2013 तक, जब कांग्रेस की नकारात्मक सरकार थी भारत के अंदर, तब आप देखिएगा हवाई के क्षेत्र में एक न्यू एयरपोर्ट्स होने के लिए भी कांग्रेस के पहले कार्यालय से परमिशन लेनी पड़ती थी। आज आप खुद बताइएगा, मैंने प्रधानमंत्री चुना, मैं भारत का युवा हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक सशक्त हाथ में देश जाए, प्रधानमंत्री स्वयं निर्णय ले, लेकिन कांग्रेस का जो प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी थे, वो पहले निर्णय लेने के पहले अपने मुख्य नेतृत्व से चर्चा करते थे। ये हमें कतई मंजूर नहीं था। इसी वजह से देश स्लो मोशन गवर्नेंस में था और कांग्रेस के शासन में रिमोट कंट्रोल का सरकार था। आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने 150 प्लस एयरपोर्ट्स हम सबको दिए हैं, जिसमें रोजगार के भी सृजन हुए हैं। और बात करते हैं धर्म के नाम पर राजनीति करने की कांग्रेस वाले, आज बात करते हैं रोजगार नहीं है। आप धर्म और आस्था से भी रोजगार को जोड़कर देखेंगे तो राम मंदिर के स्थापित होने से अयोध्या के अंदर रोजगार के अवसर हर एक व्यक्ति को मिले हैं। छोटे से छोटा व्यक्ति भी अपने कुशलता के दम पर सृजन कर रहा है। पुआ बेचने वाला पुआ बेच रहा है। बार-बार जो बातें कह रही है कि अगर मोदी जी दोबारा आते हैं तो काले दिन आएंगे, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, काले दिन तो देश के वो थे जब इमरजेंसी लगी थी। इंदिरा गांधी जी ने स्वार्थी लोगों के साथ देश के हर एक व्यक्ति को ठगा था, देश की विचारधारा पर हनन किया था, देश के संविधान को बदला था और इनहेरिटेंस लॉ में भी बदलाव किए थे। ऐसे कई बदलाव किए थे उनने संविधान में जो अराजक थे, भारत के लोगों को पस्त करने वाले थे, भारत की संस्कृति को ध्वस्त करने वाले थे। अभी भी तो सवाल उठ रहे हैं कि मोदी जी भी तो वही कर रहे हैं, संविधान बदल रहे हैं, नए नए कानून लेकर के आ रहे हैं। देखिए, भारत में संविधान बदलना कोई अराजक काम नहीं है, लेकिन स्वयं के लिए संविधान बदलना और संगठन के लोगों को लाभ देना अराजक है। मैं आपको स्पष्ट के लिए कौन करता था, खुद के लिए कौन करता था? ये कांग्रेस की नीति रीति रही है। मोदी जी जो कर रहे हैं उसको क्या कहेंगे? मोदी जी का विचारात्मक दृष्टिकोण भारत की जनता के लिए समर्पित है और देश के संविधान में बदलाव माइनर लेवल पे हो रहे हैं और देश के कानून में बदलाव हो रहा है। जैसे आपको मैं स्पष्ट करता हूँ, पहले आवश्यकता है या नहीं है? जो बिल्कुल आवश्यकता है। बदलते भारत में एक विकसित सोच का संचार करने के लिए कानूनों में बदलाव की आवश्यकता है और साथ साथ हम संस्कृति का विकास कर रहे हैं। हम युवा हैं, हम देख रहे हैं हमारा जो मुख्य नेतृत्व सशक्त है, आज वो भारत की संस्कृति को लेकर साथ चल रहे हैं। कि संस्कृति का विकास हो रहा है, लेकिन वही विपक्ष वाले कह रहे हैं कि इतिहास ही जब बदला जा रहा है तो संस्कृति का विकास कैसे? देखिए, हर एक चीज का इतिहास स्थापित होता है, इतिहास कोई बदल नहीं सकता है। आज हम देखते थे, जब आप इतिहास की बात करेंगे तो हमारा भारत का इतिहास ब्रिटिशर्स से जोड़ा जाता था। जो आईपीसी हम लोग आज फॉलो कर रहे थे, वो विदेशियों के आक्रांता थे, जो जिन्होंने भारत में अराजक नीति रखी, उन्होंने स्थापित किया था। कि क्या लगता है इस बार मोदी सरकार को कितनी सीटें मिलेंगी? देखिए, मोदी सरकार का लक्ष्य है 400 सीट लाने का, लेकिन मैं जहां तक आज ऑब्जर्व कर पा रहा हूं, मैं एक एनालिस्ट हूं, मैं हर चीज़ को बहुत बारीकी से सृजन करता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी की सोच और विचारधारा से जुड़ा व्यक्ति हूं कहीं ना कहीं, लेकिन मैं इंडिविजुअली न्यूट्रल था और मैंने कुछ ही दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश विकास का कार्य कर रही है। और आपको मैं आप बताइए किसकी सरकार को? नहीं, सरकार बीजेपी को ही देखता हूँ। देखो, सबसे पहला देखो, हमारी जो देश की बार 400 पार हमारी देश की जो रीढ़ है ना, जिसको इंडियन आर्मी, मेन इंडियन आर्मी, अभी कांग्रेस के टाइम पे क्या था, इंडियन आर्मी के इस तरह हाथ बंधे हुए थे कि कश्मीर में उनको पत्थरबाजी की जाती थी। हमारी आर्मी को वहां से बचने के लिए कश्मीरियों को ही बांधना पड़ता था कार में, जिस वजह से बच के निकल सके। पर बीजेपी के आने के बाद पहले तो 370 हटाई गई, उसके बाद आर्मी, मोदी जी शेर है, बाकी सब चोर हैं। बोलने दीजिए सर। 370 हटाई गई,
पहले तो 370 हटी, जम्मू कश्मीर से स्टेट का दर्जा छीना। उसके बाद आर्मी वालों को पावर दी गई कि अगर आपको कुछ भी एक्शन उठाना है तो आपको पीछे पूछना नहीं पड़ेगा। इससे क्या है, वहाँ पर आर्मी अपने हिसाब से काम कर सकती है। तो इससे आप युवा, आपको क्या पता? मेरे को ये फर्क पड़ रहा है ना कि मोदी के आने के बाद, अभी कोरोना के बाद गवर्नमेंट फील्ड में कम से कम नहीं तो 1.5 से 2 लाख से ज्यादा वैकेंसीज आई हैं। चाहे आप यूपीएससी की फील्ड ले लो, बीपीएससी ले लो, एसएससी ले लो। पेपर लीक के मामले में सामने मैम पेपर लीक बीजेपी करा रही है क्या? आप ये बताइए। अगर मैं कोई, मान लो मेरी गलती है तो उसमें बीजेपी को तो मैं दोष नहीं दूंगा ना। मैंने पैसे खाए, अंदर से मैं ऑफिसर हूँ, मैंने पैसे खाए, मैंने वो चीज लीक करी, उसमें सरकार को क्यों दोष देना मैम? विपक्ष वाले इस्तीफा मांगने लग जाते हैं इन सब चीजों पर, क्या कहेंगे आप? विपक्ष उनको तो देखना चाहिए ना, युवा का भविष्य है। मैं बताता हूँ इस बात पर। हाँ। विपक्ष के पास नहीं है मुद्दा, और कांग्रेस की जो वर्तमान में नीतियां हैं वो युवाओं की फिलॉसफी पर अटैक करने की है। कांग्रेस का वर्तमान तो खराब है और वो चाहता है कि देश का युवा उनके हाथ में आ जाए। ये कभी नहीं होगा। देश के युवा ने कांग्रेस की सोच और विचारधारा को दरकिनार कर दिया है। कांग्रेस के साथ देश का युवा बिल्कुल भी समृद्ध नहीं हो पाएगा। हमारे देखो, हर एक युवा समझ चुका है। आने के बाद सारी युवा बीजेपी से नफरत करती है। क्या कह रहे हैं? जब से अग्निवीर स्कीम आई है, सारी युवा बीजेपी से नफरत करती है स्कीम से। और ये क्या बोल क्या रहे कमियां हैं। नजर एक चीज मैं बता देता हूँ। अग्निवीर स्कीम आई, वो चीज गलत थी। देखो, पूरी सही तो कोई भी सरकार नहीं होती, अग्निवीर स्कीम गलत थी। जो इन्होंने कहा कि अग्निवीर के आने के बाद भारत की पूरी युवा जनता नफरत करते हैं, क्या कहेंगे? मैंने अग्निवीर की भर्ती दी है, मैंने रनिंग निकाली है, मैंने मेडिकल निकाला है, पर मैं बीजेपी से नफरत नहीं करता। अब बताओ कौन सा लेकर आओ अग्निवीर वाला? आप तो बीजेपी, सॉरी, आप तो बीजेपी ज्वाइन किए हो तो आप तो सपोर्ट करोगे। भाई साहब भी बोले। अच्छा चलो, आप क्यों करोगे? बात बताओ आप लोग, एक बात मुझे क्लियर करो, क्या दुनिया में कोई बीजेपी के बारे में बोलेगा तो आप लोग ये कहते हो कि बीजेपी की वो ज्वाइन किया है? विपक्षी के बारे में जैसे राहुल गांधी भी बोलेगा तो कांग्रेस ज्वाइन करेगा, ऐसा जरूरी है क्या? नहीं, इन्होंने बताया ही है, अभी ये तो खुल के बोल भी रहे हैं। अच्छा, ये कैसे सपोर्ट करेंगे कि अग्निवीर खराब है? कहा कि मुझे भी हाँ। वो स्कीम गलत लगी, हाँ। ये तो आपने नहीं सुना लेकिन। तो पर जो जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, गलत वो नहीं है। नफरत कर रहे हैं ना। कोई भी स्कीम यदि लाई जाती है, एक बार कोई भी मैम, स्कीम, एक एक बात मिनट दोस्त, हाँ, एक आप मिनट बोलिए। बताता हूँ। भाई ने अच्छा प्रश्न उठाया है। अग्निवीर की स्कीम जो भी लाई गई थी, उसमें उद्देश्य था कि जो व्यक्ति कम समय के लिए देश सेवा करना चाहता है और कुछ अपना फंड इकट्ठा करना चाहता है और उसके बाद स्वयं का रोजगार स्थापित करेगा, वो व्यक्ति अग्निवीर के लिए एलिजिबल हो। ये उल्लेख पहले भी था। जब उसका ब्रोशर आया था तो उसमें किसी को आमंत्रण ऐसा नहीं था कि आप जबरदस्ती अग्निवीर का फॉर्म भरिएगा। आप खुद समझिएगा, यदि आज मैं किसी चीज़ की पात्रता रखता हूँ, उसका आवेदन करूँगा तभी मुझे भर्ती मिलेगी, इसके अतिरिक्त नहीं। उसमें पहले ही ये निर्देशित था कि जो व्यक्ति कम समय के लिए देश सेवा करना चाहता है वो अग्निवीर का फॉर्म भरे। इसके अतिरिक्त यदि आप फुल टाइम देश सेवा करना चाहते हैं तो आपके लिए इंडियन आर्मी, भारतीय नेवी, भारतीय एयरफोर्स के रास्ते खुले थे। इनका कहने का मतलब अग्निवीर में सारी स्कीमें जो है, जितनी भी पॉइंट्स से मुद्दे थे, वो सारा कुछ लिखा हुआ था और ये जनता और युवा जान करके उसके बाद फॉर्म भर रही है। मैं मैडम बोलूंगा, इन्होंने पहले वाली भर्ती सिस्टम को बंद कर दिया। अब मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ। रेलवे में जनरल डिब्बे बंद कर दिए जाएं और बोल दिए जाए कि एसी में बैठो, तो ये कैसे पॉसिबल है? पहले वाली भर्ती चलने देते और अग्निवीर भी लाते। इतनी आपको हमदर्दी थी इन सब चीजों को लेकर के, तो आप अग्निवीर लाते और उसको भी रहने देते। आपने ज्वाइनिंग लेटर आए हुए लोगों को भी जैसा ये कह रहे हैं कि पहले, रुकिए, इन्होंने कहा कि पहले वाली भर्तियां यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की बंद कर दी, ऐसा कुछ है? मैम देखो, मेन रीजन इसमें ये है कि बहुत से लोग, ऐसा होता था कि जब भर्ती हो रहे हैं पूरे टाइम के लिए हो रहे हैं, पर आप एक लिमिटेड पीरियड के लिए अगर आप वहां पर अपना ड्यूटी देते हैं, उसके बाद आपको पेंशन स्टार्ट हो जाती है। तो कुछ लोग क्या करते थे, अंदर ज्वाइनिंग हुई, ड्यूटी करी, उसके बाद क्या है, रिटायरमेंट आ जाते थे, उनको क्या पेंशन लग जाती थी। ये चीज भी गलत है। मतलब जो पहले आर्मी की भर्ती थी वो बंद हुई है, अग्निवीर स्टार्ट हुई है। अग्निवीर से हाँ मैं मानता हूँ लॉस हुआ कि 4 साल के लिए आपने रखा। बहुत से युवा ऐसे जाते थे कि जिन्होंने डिसाइड किया हुआ हमें पूरे टाइम आर्मी को देना है, पूरी लाइफ यही है, उनको थोड़ा लॉस हुआ। पर एक टाइम जब आर्मी पूरे टाइम के लिए थी, परमानेंट थी, तो बहुत से लोग छोड़ के आ जाते थे। ये चीज भी गलत थी। और कह रहे हैं अग्निवीर स्कीम आई। मैम, ये अग्निवीर स्कीम इस 10 साल में नहीं आई है, इसका बहुत पहले से चल रहा था कि अग्निवीर लाई जाएगी। एक लक्ष्य है, हर एक व्यक्ति का एक लक्ष्य है कि उसको देश सेवा करना है। वो किसी भी रूप में कर सकता है, वो पुलिस बनकर भी कर सकता है या आर्मी, नेवी, एयरफोर्स किसी के भी पद में जा सकता है। अच्छा, मैं आप पे आती हूँ सर, इन युवा भी, इनको भी जवाब लाता हूँ। इनकी बात में ही सैचुरेशन ला रहा हूँ, परिपूर्णता। आज आप खुद देखिएगा, हर एक चीज का एक साइकिल होता है मैम।
यदि वो साइकिल से अतिरिक्त यदि जॉब दे दी जाएंगी तो वहाँ भी हर कोई इतने संख्या में नहीं एलिजिबल हो सकता है और इतने पद नहीं दिए जा सकते हैं। और अग्निवीर का रहा सवाल, तो अग्निवीर का उद्देश्य मैं इनको स्पष्ट कर चुका हूँ कि अग्निवीर की जब परीक्षा भी आई थी और वहाँ का नोटिफिकेशन निकला था, उसमें पहले ही पॉइंट मेंशन था कि हम इतने समय के लिए नौकरी देंगे, इससे अतिरिक्त यदि उनको नौकरी चाहिए तो हम उनको पैसा देंगे, वो अपना रोजगार स्थापित करें। सर डेवलपमेंट दिखती है, डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बढ़ा है। इन्होंने जो कुछ पुराने वादे थे उसको पूरा किया, जैसे 370 धारा हटाना, राम मंदिर बनाना, वो इन्होंने खत्म कर दिया। एक टॉपिक्स थी जो बहुत बेटर एंड गुड काम किया। मैडम एक काम पूछूंगा, एक बात बोलूंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, रोड बन गई। सवाल ले लीजिए आप। मेरे भाई, क्या तुम ये सोचते हो कि सिर्फ सरकारी रोजगार और प्राइवेट रोजगार नहीं है? नहीं, मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, मैं अपने दम पे आगे भी बढ़ रहा हूँ, मैं ये नहीं मानता। आपकी विचारधारा ऐसी है कैसी? कि सरकारी रोजगार और प्राइवेट रोजगार नहीं है? लेकिन मैं तो इसलिए क्योंकि पहले आया करती थी जॉबें, अब कम हो गई है। मैं डेली सरकारी result.com देखता हूँ। मैं एक बात और बता, रुको सर 2 मिनट आप रुकेंगे, 2 मिनट रुकेंगे, रुको। ये सरकारी रिजल्ट रोज देखते हैं, एक बार इनसे पूछे भी रिसेंट में कौन सी भर्ती निकली है, पूछिए एक बार कौन सी निकली है यूपीएससी के फील्ड में, बताइए कौन सी आप पूछ रहे हैं? कौन यूपीएससी की फील्ड में भी रिसेंट कौन सी भर्ती निकली है? मैं पिछले थोड़े दिन से तो नहीं देखा हूँ, बट मैम देखो ये सारे ये सुनो, स्कूल में होता था ना कि किस किसने होमवर्क किया है, मैडम मैंने किया तो है पर कॉपी में घर पे भूल गया, ये वही हाल है। तो बातों को किसी की बातों को इतना सीरियस ना लिया जाए। अब मैं पहले बात करता हूँ हमारे देश ने कितना प्रॉफिट जनरेट किया किन किन चीज़ों से। आप देखोगे ना, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी क्यों बनाया गया, उसकी जगह स्कूल बनाया जाना चाहिए। मैम ताजमहल से 2022 और 23 में हमारे भारत ने रिवेन्यू जनरेट किया था 82.83 करोड़ रुपए। ताजमहल से 2022-23 में हुआ 400 करोड़। कितना डिफरेंस है। अब राम मंदिर को लेके लोग कह रहे हैं कि यहाँ से बेरोजगारी बढ़ेगी। मैम ट्रेन चलेंगी, लोग वहाँ जाएंगे, बसेस चलेंगी, कैब चलेंगी, होटल खुलेंगे, होटल में लोगों को रोजगार मिलेगा। जो लोग वहाँ पर कुछ भी नहीं कमाते थे, बाहर रेडी तो लगाएंगे, फूल पत्ते बेच के घर का। बीजेपी पे सबसे ज्यादा बड़ा आरोप ये लग रहा है कि ये धार्मिक चीजों को लेके चल रही है, सिर्फ एक धर्म को लेके चल रही है, ऐसा क्यों? मैम कांग्रेस भी तो एक ही धर्म को लेकर चली थी। जब राम मंदिर की नींव सुनो, जब राम मंदिर की नींव रखी गई थी तो कांग्रेस का हर एक सपोर्टर काले कपड़ों में घूमा था। क्यों घूमा था? हमारे भारत में राम मंदिर, हिंदुस्तान में होकर हिंदुओं के धर्म का मंदिर नहीं बन सकता। पूरे विश्व में सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पर है? कंबोडिया में सबसे बड़ा मंदिर। कंबोडिया के झंडे में भी विष्णु जी का मंदिर बना हुआ है। कंबोडिया के झंडे में यूएस राम मंदिर बना रहा है। अभी नई नींव रखी गई है सऊदी अरेबिया में, किसकी? राम मंदिर की। क्यों रखी जा रही है? वहां पर कोई नहीं बोल रहा। मुस्लिम कंट्री है सऊदी अरेबिया, पर वहां तो कोई नहीं आवाज उठा रहा। हिंदुस्तान में ही क्यों लोग आवाज उठा रहे हैं? मैम बीजेपी से आपको क्या वजह लग रही है हिंदुस्तान में ही आवाज? हिंदुस्तान में आवाज इसलिए क्योंकि इनको पता है, देखो एक एससी, एसटी और एक मुस्लिम, इनको पता है हमारा रिजर्वेशन खत्म हो रहा है, इसलिए ये आवाज उठा रहे हैं और ये बीजेपी से नफरत कर रहे हैं और कोई वजह नहीं है। मुस्लिम में अगर आप महिलाओं को देखोगे ना, वो आवाज नहीं उठा रही है, उनको पता है कि बीजेपी ने काम किया है। तो आपको क्या लग रहा है ये जो मौजूदा सरकार है, ये मंदिर के साथ साथ बाकी कामों पे ध्यान दे रही है या नहीं? सबसे बड़ा सवाल बिल्कुल कर रही है। विश्व में सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बना? भारत में बना। विश्व में मतलब भारत में सबसे बड़ा सेतु अटल सेतु अभी बना महाराष्ट्र में बना। उसके बाद बीजेपी ने क्या करा? 370 हटाई। अगर 370 नहीं हटती मैम, आज के टाइम भी कश्मीर और जम्मू कश्मीर का वही हाल होता जो पहले था। कहाँ काम नहीं कर रहे? सबसे ज्यादा हाईवे, सबसे ज्यादा एयरपोर्ट, सबसे ज्यादा आतंकवादी पहले कितने आते थे। आप आज की डेट में आप देख लो, पहले कितने फटे थे। कभी हम डेली सुनते थे सरोजनी नगर, हम बचपन से बड़े हो गए। पहले में ऐसे क्या वजह थी ना, तो तब भी थी आज भी है। गवर्नमेंट में हम यही सुनते थे, कांग्रेस की गवर्नमेंट में हम यही सुनते थे कि आज सरोजनी नगर में फटा है, कल बॉम्बे में फटा है और कसाब बिरयानी खा रहा है वहाँ पे बैठ के। आज वही बीजेपी है, एक भी आतंकवादी नहीं आया यहाँ पे। कहीं फटाओ तो बता दो मेरे को। मैम कांग्रेस के टाइम में ना मेरी उम्र उतनी ज्यादा नहीं थी, पर मैंने एक चीज न्यूज में सुनी थी कि आर्मी वालों ने कश्मीर में पत्थरबाजी से बचने के लिए अपनी कार पर एक कश्मीरी को बांधा ताकि लोग पत्थर ना मारे, और तब वहां से बच के निकली। पर जब से बीजेपी आई है तब से मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि किसी कश्मीरी ने इंडियन आर्मी पत्थर चलाया। सरकार देख रही है। बीजेपी आएगी।